अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल लोक कहानी पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नावल इंतकाम की आग। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नावल। हवेली का वसी और अरीज कमरा जो फूलों की खुशबू से महक रहा था, इस वक्त किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश था। कमरे के बीचों बीच सुर्ख जोड़े में मलबूस अंबर साकित खड़ी थी। इसके दिल की धड़कनें इसके कानों में सुनाई दे रही थी। दरवाजा खुला और आर्यान अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वो नरमी नहीं थी जो इन 6 महीनों में अंबर ने देखी थी, बल्कि आज इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत और नफरत की चमक थी। अंबर ने घूंघट उठाने की हिम्मत की तो आर्यान के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। इसने एक झटके से अंबर का बाजू पकड़ा और उसे पीछे धकेला। अंबर जो अभी अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देखती रही थी, सकते में आ गई। तुमने क्या सोचा था अंबर, कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? आर्यान की आवाज में जहर था। अंबर की आंखों में आंसू तैरने लगे। आर्यान, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने मोहब्बत की है, शादी की है। आर्यान कहका मारकर हंसा। मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं, ये एक सौदा था। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की थी, उसे घर से बेइज्जत करके निकाला था। आज मैंने तुम्हारे बाप से वही हिसाब बराबर किया है। तुम इस हवेली में मेरी बीवी बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी मुलाजमा बनकर आई हो जिसे सजा देना मेरा मकसद है। अंबर का दिल जैसे बंद हो गया। उसे अपने बाप के वो अल्फाज याद आए जब उसने रोते हुए कहा था, बेटा इस लड़के से शादी ना कर, इसकी आंखों में अपने बाप का खून नजर आता है। मगर अंबर की मोहब्बत अंधी थी। अगली सुबह हवेली में एक नया दिन शुरू हुआ। आर्यान की माँ, जो एक शफीक और मुहज्जब खातून थी, वो बावर्ची खाने में अंबर को देखकर हैरान रह गई। उन्हें तो यही लगा था कि उनका बेटा खुशनसीब है जो इसे अंबर जैसी पढ़ी लिखी बहू मिली। अंबर बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बावर्ची खाने में काम करने के लिए मुलाजिम हैं। अंबर ने लड़ती हुई आवाज में जवाब दिया। नहीं अम्मी, आर्यान ने कहा है कि अब से हवेली का सारा काम, कपड़े, बर्तन और सफाई मैं खुद करूंगी। आर्यान की माँ साकित रह गई। वो कुछ समझ ना सकी। उन्हें लगा शायद ये इनके बेटे की कोई अजीब सी जिद है, मगर आर्यान ने तो मंसूबाबंदी कर ली थी। नाश्ते की मेज पर जब अंबर ने इसे चाय पेश की तो आर्यान ने सबके सामने इसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हवेली में सन्नाटा छा गया। ने अंबर के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और सर्द लहजे में कहा, ये तुम्हारे बाप के गुनाहों की पहली किस्त है। आज से तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, आराम करना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अंबर ने आंसुओं को हलक में उतारा और सर झुका लिया। वो जानती थी कि ये इंतकाम की वो आग है जिसमें इसका वजूद जलने वाला है, मगर वो ये भी जानती थी कि इसकी मोहब्बत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसने इसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। हवेली की भारी भरकम दीवारें अब अंबर के लिए किसी कैद खाने की मानिंद थी। सूरज अभी तलू भी नहीं हुआ था कि आर्यान की कड़कदार आवाज पूरे दालान में गूंजी। अंबर, क्या अभी तक सहन की सफाई नहीं हुई? अंबर, जिसकी आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई थी, खड़खड़ाते कदमों से बाहर आई। इसके नाजुक हाथ, जो कभी कलम पकड़ने के आदी थे, अब झाड़ू और पोंछे की सख्ती के से नीले पड़ चुके थे। इसने सर झुकाकर खामोशी से काम शुरू कर दिया। आर्यान वहीं कुर्सी डालकर बैठ गया, हाथ में चाय का कप पकड़े। वो इसे हकारत से देख रहा था। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को एक आम मुलाजमा की तरह घर से निकाल दिया था। आज तुम इस हवेली की सबसे हकीर मुलाजमा बनोगी। आज से तुम बावर्ची खाने में खाना नहीं खाओगी, नौकरों के साथ बैठकर सूखी रोटी खाओगी। आर्यान ने सर्द लहजे में हुक्म सादिर किया। अंबर की रूह कांप उठी। आर्यान, मेरे गुनाह क्या है? मेरे बाप की गलती की सजा मुझे क्यों? आर्यान ने चाय का गरम कप मेज पर चढ़ा और उठकर इसके करीब आया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। तुम्हारा गुनाह तुम्हारा खून है। तुम उस शख्स की बेटी हो जिसने मेरी माँ की जवानी बर्बाद की। जाओ, अब जाकर ढेरों कपड़े धो। एक एक दाग साफ होना चाहिए, वरना आज रात भी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अंबर ने कुछ ना कहा। वो हवेली के पिछले हिस्से में चली गई, जहां कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। ठंडे पानी में हाथ डालते ही इसकी हड्डियों तक में झुरझुरी दौड़ गई, मगर इसे अपने दिल के जख्मों की तपश मारे जा रही थी। दूसरे दिन आर्यान की माँ जुबैदा बेगम बालकनी में खड़ी ये सब देख रही थी। उनका दिल इस खून के आंसू रो रहा था। उन्हें वो वक्त याद आया जब वो खुद इस लड़की के बाप के घर में इसी तरह बेबस थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा वही तारीख दोहराए। आर्यान, ये तुम क्या कर रहे हो? जुबैदा बेगम ने नीचे आकर बेटे का हाथ पकड़ा। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है, ये जुल्म बंद करो। आर्यान ने तल्खी से अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आप भूल गई? इसके बाप ने आपको तलाक देकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं आपका बदला ले रहा हूँ।
जुबैदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, बदला लेने से जख्म भरते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। मैंने तुम्हें एक शफीक इंसान बनाया था, एक दरिंदा नहीं। वो मासूम लड़की तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आई थी, इसे क्यों जला रहे हो? मगर आर्यान के सर पर इंतकाम का भूत सवार था। इसने अपनी माँ की एक बात न सुनी और अंबर की तरफ बढ़ गया। अंबर कपड़े धोते धोते थकन से वहीं फर्श पर गिर गई थी। आर्यान ने इसे उठाने की बजाय ठोकर मारी। उठो, अभी बर्तन बाकी हैं, हवेली का हर कोना चमकना चाहिए। अंबर सर अंबर ने सर उठाकर आर्यान की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो तूफान के आने से पहले होती है। वो उठी और बगैर कुछ कहे बर्तनों की तरफ बढ़ गई। इसे एहसास हो गया था कि आर्यान को इसकी तकलीफ से सुकून मिलता है और इसने तहैया कर लिया था कि अब वो इसे सुकून नहीं लेने देगी। हवेली की फिजा पहले से ज्यादा बोझिल हो गई थी। आर्यान का जुल्म कम नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। अंबर अब दिन रात की अंबर पर अब दिन रात की कोई कैद न थी। वो सुबह का तारा डूबने से पहले उठती और आधी रात तक हवेली के कामों में जती रहती। कपड़े धोना, बर्तन धोना, हवेली के वसी सहन में झाड़ू लगाना, ये सब अब इसका मुकद्दर बन चुका था। लेकिन अंबर बदल गई थी। अब वो आर्यान के सामने नहीं रोती थी, ना ही इससे रहम की भीख मांगती थी। जब आर्यान इस पर चलाता, इसे थप्पड़ मारता या इसे खाने से महरूम रखता, तो वो सिर्फ खामोशी से सर झुका लेती। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी पत्थर जैसी खामोशी थी जो आर्यान को अंदर ही अंदर काटने लगी थी। तुम रोती क्यों नहीं? एक रात जब आर्यान ने इसे खाने की प्लेट छीन कर भूखा सोने का हुक्म दिया, तो वो गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को रुलाया था, मैं तुम्हें रुलाना चाहता हूँ। अंबर ने सर उठाकर आर्यान की तरफ देखा। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। आंसू तो कमजोरों के होते हैं आर्यान, मैंने तो खुद को पत्थर बना लिया है। पत्थर को रुलाना नामुमकिन है। आर्यान साकित रह गया। इसे लगा जैसे अंबर ने इसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। इसे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अंबर को तकलीफ दे रहा है या अंबर इसे अपनी खामोशी से अजियत दे रही है। वो गुस्से में पैर चटकता कमरे में चला गया। दूसरी तरफ जुबैदा बेगम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी बहू की ये हालत देखकर घुट रही थी। वो जानती थी कि उनका बेटा इंतकाम की आग में अंधा हो चुका है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था। आर्यान, एक दिन जुबैदा बेगम ने इसे अपने कमरे में बुलाया। मैंने फैसला कर लिया है। आर्यान ने हैरत से माँ की तरफ देखा। क्या फैसला माँ? मैं हवेली छोड़कर जा रही हूँ, जुबैदा बेगम ने साफ लहजे में कहा। मैं इस जुल्म को अपनी आंखों से नहीं देख सकती। तुमने अंबर को मेरी बहू नहीं, बल्कि एक जानवर से भी बदतर बना दिया है। आर्यान के पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। नहीं आर्यान, तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो, अपनी अना और तकब्बुर के लिए। मैंने तुम्हें मोहब्बत सिखाई थी, नफरत नहीं। अगर तुमने अंबर पर ये जुल्म बंद न किया, तो मैं आज ही इस हवेली से चली जाऊंगी। आर्यान सख्ते में आ गया। इसे अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत थी। इनका हवेली छोड़कर जाना इसके लिए सबसे बड़ा झटका था। वो जानता था कि इसकी माँ अपने फैसले पर कायम रहेगी। जुबैदा बेगम कमरे से बाहर निकल आई और सीधी अंबर के पास पहुंची। अंबर सहन में झाड़ू लगा रही थी। जुबैदा बेगम ने इसके हाथ से झाड़ू छीनी और इसे गले लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस दरिंदे के हवाले कर दिया। अंबर ने कुछ न कहा, बस खामोशी से अपनी सास के कंधे पर सर रख दिया। इसकी खामोशी में हजारों तूफान छुपे थे, लेकिन आज इसे पहली बार लगा कि शायद ये तूफान थमने वाला है। हवेली की दरो दीवार गवाह थे कि आर्यान ने अंबर की रूह को छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर अब बाजी पलट रही थी। जुबैदा बेगम की अल्टीमेटम ने आर्यान को हिलाकर रख दिया था, लेकिन असल वार तो अंबर की इस सर्द मेहरी ने किया था, जिसने आर्यान के वजूद को बर्फ कर दिया था। आर्यान अब कोशिश करता कि वो अंबर के करीब जाए, इससे बात करे। शायद इसकी आंखों में पुरानी वाली मोहब्बत की कोई रमक ढूंढ पाए, मगर वहां सिर्फ एक खालीपन था। एक शाम आर्यान ने अंबर को दालान में फर्श धोते देखा। इसके हाथ सर्दी से नीले पड़ रहे थे। आर्यान की ममता जागी। शायद जमीन ने झंझोड़ा। वो दौड़कर अंदर से एक गरम शाल ले आया और अंबर के कंधों पर डालने लगा। अंबर ने एक झटके से वो शाल उतार कर जमीन पर फेंक दी। जिस जिस्म को आपने अपने हाथों की सख्ती का आदी कर दिया है,
आर्यन साहब, उसे अब इस रेशमी शाल की गरमाइश की जरूरत नहीं है। आर्यन की आंखों में नमी आ गई। अंबर, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, पर मेरी माँ, आपकी माँ का इसमें कोई कसूर नहीं। अंबर ने स्पाट लहजे में इसकी बात काटी। कसूर मेरा है कि मैंने एक शिकारी से वफा की उम्मीद रखी। आपने कहा था आपने कहा था ना कि मेरे बाप से बदला ले रहे हैं। तो मुबारक हो, आप जीत गए। मेरे बाप की बेटी आज मर चुकी है। अब यहाँ सिर्फ एक जिंदा लाश है जो आपके बर्तन मांजती है और कपड़े धोती है। आर्यन ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर अंबर ने हाथ पीछे खींच लिया, जैसे इसे किसी गंदी चीज ने छू लिया हो। आर्यन को वो दिन याद आया जब इसने इसी दालान में अंबर को थप्पड़ मारा था, और आज अंबर की नजरों की हकारत और इस थप्पड़ से 1000 गुना ज्यादा तकलीफदा थी। रात के पिछले पहर आर्यन कमरे में बेचैन टहल रहा था। वो अंबर के लिए खाना लेकर गया, जो बावर्ची खाने के एक कोने में जमीन पर बैठी सूखी रोटी पानी के साथ खा रही थी, जैसा कि आर्यन ने इसे हुक्म दिया था। ठहरो अंबर, ठहरो, यहाँ से उठो, आओ मेज पर बैठकर खाना खाओ। आर्यन की आवाज में इल्तिजा थी। अंबर ने एक लुकमा मुंह में डाला और बगैर देखे कहा, आर्यन साहब, हुक्म आपका ही था कि मैं नौकरों के साथ बैठूं। अब अगर आप अपना हुक्म बदल रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है, मेरी नहीं। मुझे इस सूखी रोटी में अब वो जायका मिलता है जो आपके दस्तरखान के कौरमों में नहीं है। आर्यन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। इसका गरूर, इसका इंतकाम, इसकी अना सब खाक में मिल चुके थे। अंबर, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंबर तल्खी से हंसी। क्या आप मेरे वो आंसू वापस ला सकते हैं जो आपने शादी की पहली रात खुश्क कर दिए थे? क्या आप मेरे जिस्म के उन नीले निशानों को मिटा सकते हैं जो आपकी नफरत की मोहरें हैं? माफी मांगना बहुत आसान है आर्यन साहब, मगर किसी का टूटा हुआ अमान जोड़ना नामुमकिन है। आर्यन की रातें अब जाग कर गुजरने लगी। वो अंबर को काम करते देखता तो इसका दिल कटता, मगर अंबर ने इसे अपने करीब आने की इजाजत नहीं देना तो दूर, इसे देखना भी छोड़ दिया था। वो हवेली में मौजूद होकर भी आर्यन के लिए नापैद हो चुकी थी। जुबैदा बेगम खामोशी से ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि इनके बेटे को अब इस आग में जलना ही होगा जो इसने खुद सुलगाई थी। वो अंबर के पास गई और धीरे से कहा, बेटा, क्या तुम इसे कभी माफ कर पाओगी? अंबर ने अपनी सास की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। अम्मी, माफी तो उन्हें दी जाती है जिनसे कोई रिश्ता हो। मेरा आर्यन साहब से अब कोई रिश्ता नहीं, सिवाय एक जालिम और मजलूम के। और मजलूम कभी जालिम को माफ नहीं करता, सिर्फ खामोश हो जाता है। आर्यन दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था, और इसके दिल में खंजर से भी ज्यादा गहरा जख्म लग रहा था। इसे अंदाजा हो गया था कि अंबर को पाना अब नामुमकिन है, और यही इसका सबसे बड़ा इंतकाम था। हवेली में अब आर्यन का कयाम किसी सजा से कम न था। वो हर लम्हा अंबर की तवज्जो पाने के लिए तड़पता, कभी इसके सामने हाथ जोड़ता तो कभी दूर खड़ा इसे हसरत से देखता। जुबैदा बेगम हवेली छोड़कर जा चुकी थी, और इनका जाना आर्यन के लिए इसके गरूर की आखिरी दीवार गिरने जैसा था। एक सर्द शाम आर्यन अंबर के पास आया। इसके हाथ में वो तमाम कागजात थे जो अंबर के बाप की जायदाद के थे, जो आर्यन ने धोखे से अपने नाम करवाए थे। अंबर, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारे बाप की जायदाद, तुम्हारा घर, मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिया है। आर्यन की आवाज में लर्जिश थी। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे जख्मों का मुदावा नहीं, पर शायद ये मेरे पछतावे का पहला कदम है। अंबर ने उन कागजात को देखा भी नहीं, बस खामोशी से अपनी पैकिंग जारी रखी। तुम कहाँ जा रही हो? आर्यन का सांस रुकने लगा। वहां जहां मेरा कोई माजी ना हो। अंबर ने पहली बार आर्यन की आंखों में देखकर कहा, आर्यन साहब, आपने पूछा था ना कि क्या मैं माफ कर पाऊंगी? तो सुन ले, मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप इसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी रूह को इस नफरत के बोझ से आजाद करना चाहती हूँ। आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए सुकून आया, मगर अंबर का अगला जुमला उसके कदमों तले से जमीन निकाल गया। मगर याद रखिएगा, माफ करने का मतलब दोबारा रिश्ता जोड़ना नहीं होता। मैं आपको माफ कर रही हूँ, मगर मैं आपके साथ रह नहीं सकती। जिस हाथ ने मुझे थप्पड़ मारे हों, वो हाथ अब मेरे सर पर दुआ के लिए भी उठे तो मुझे खौफ आता है। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ।
ایک نئی زندگی شروع کرنے۔ آریان تڑپ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امبر، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ آپ نہیں مریں گے آریان صاحب، امبر نے بیگ اٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ آپ زندہ رہیں گے اسی حویلی میں، اپنے اس انتقام کے ساتھ جو اب آپ کا واحد ساتھی ہے۔ آپ کو معافی تو مل گئی، مگر میرا ساتھ کبھی نہیں ملے گا۔ یہی آپ کی سزا ہے اور یہی میرا فیصلہ۔ امبر حویلی کے بھاری دروازے سے باہر نکل گئی، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ آریان وہیں خالی ہال میں اکیلا رہ گیا، جہاں اب صرف اس کی اپنی سسکیوں کی گونج تھی۔ اس نے بدلہ تو لے لیا تھا، مگر اس بدلے کی قیمت اس کی اپنی زندگی کی خاموشی تھی۔ کچھ سال گزر گئے۔ امبر اب ایک کامیاب خاتون تھی، جس نے اپنی بیٹی کو باوقار اور ہمت سے پالا۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں سکون سے رہ رہی تھی، جہاں اب کوئی ظالم نہیں تھا۔ اور آریان، وہ اب بھی اسی حویلی میں اکیلا تھا، ہر روز امبر کی معافی کے اس بوجھ کے ساتھ جی رہا تھا، جو اسے مرنے بھی نہیں دیتا تھا اور جینے بھی نہیں دیتا تھا۔ کہانی کا سبق: بعض اوقات معاف کر دینا ظالم کے لیے سب سے بڑی سزا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ عمر بھر اس احساس تلے دبا رہتا ہے کہ مظلوم کی جدائی اسے تڑپاتی رہتی ہے۔